Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing well. I am Sabir Razak, your biology teacher और मैं आप सबको हमारी आज की बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद कहती हूँ. Dear students, today we are going to discuss role of light in photosynthesis with a brief description of absorption spectrum and action spectrum. So dear students, without any delay हम start करते हैं. Dear students, we will start with a question and the question is what happens when light meets matter? जब light matter पर पड़ती है तो क्या होता है? Dear students, here we have sun, the ultimate source of solar energy or light energy, and here we have a kind of matter. जब सूरज से रोशनी इस मैटर पर पड़ती है तो क्या होता है? तो उस लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है और इस लाइट का कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है एंड सम पोर्शन ऑफ दिस लाइट इज गेट एब्जॉर्ब्ड. सिमिलरली अगर हम मैटर की जगह क्लोरोप्लास्ट को कंसीडर करें जो कि फोटोसिंथेसिस की फैक्ट्री है. सो डियर स्टूडेंट्स, जब लाइट सूरज से क्लोरोप्लास्ट पे पड़ती है तो उसी तरह से लाइट का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाता है एंड सम पोर्शन ऑफ लाइट इज गेट एब्जॉर्ब्ड. ठीक हो गया. नाउ ओनली 1% ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस ऑफ लीफ इज एब्जॉर्ब्ड एंड रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड. यानी कि लीफ की सरफेस पे पड़ने वाली लाइट का सिर्फ 1% हिस्सा एब्जॉर्ब होता है और बाकी सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और ट्रांसमिट हो जाती है. कीप इट इन योर माइंड बिकॉज इट इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू. ठीक हो गया. Dear students, now the question is that which light is most absorbed and which light is get reflected by plants. यानी कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है और कौन सी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो उसमें हमने 7 डिफरेंट कलर्स की लाइट देखी थी विजिबल पोर्शन के अंदर. रोएगी बीवी, होप सो आपको ये निमोनिक याद होगा. अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा लास्ट लेक्चर नहीं लिया तो डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर का लिंक मौजूद है. इस लेक्चर से पहले लास्ट लेक्चर जरूर देखिए ताकि चीजें अच्छे से समझ आ सके. सो एनीवेज डियर स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज दैट कि कौन से कलर की लाइट, उन 7 कलर्स में से कौन से कलर की लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है और कौन सी कलर की लाइट जो है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है. So here we go. Absorption is maximum in the blue and red parts of spectrum with peaks being that around 430 nanometer and 670 nanometer. यानी कि ये देखा गया है कि सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो ब्लू पोर्शन में और रेड पोर्शन में होती है. यानी कि 430 नैनोमीटर में और 670 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होती है हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में. ठीक हो गया. अब सवाल ये है कि हाउ डू वी मेजर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. अब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट है, इनकी एब्जॉर्प्शन को हमने मेजर कैसे किया. तो डियर स्टूडेंट, हियर वी हैव एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर. स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए से हम इस एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स को क्या करते हैं, मेजर करते हैं. ठीक हो गया. सो एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि कौन सी लाइट मोस्ट एब्जॉर्ब हो रही है, ब्लू वाली और रेड वाली. सो दैट्स इट. नेक्स्ट हमारे पास है कौन सी लाइट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है. द मोस्ट रिफ्लेक्टेड लाइट इज ग्रीन लाइट विद वेवलेंथ ऑफ 500 to 570 नैनोमीटर. ठीक हो गया. यानी कि ग्रीन लाइट ऐसी लाइट है जो कि प्लांट जो है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है. ठीक हो गया. यानी कि ग्रीन लाइट प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करता, इस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है. ठीक हो गया. अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और वो ये कि the light which is most reflected by the matter is visible to human eye. That's why plants look green as they majorly reflect green light. अब बेटे यहाँ पर बात ये है, वो कहता है कि किसी भी मैटर का जो कलर है ना वो उस लाइट का कलर होता है जिसे मैटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता बल्कि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. अब प्लांट्स जो हैं वो हमारे पास ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए प्लांट्स हमें ग्रीन नजर आते हैं क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. ठीक हो गया. सो दैट्स इट. नेक्स्ट देखते हैं क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट पिगमेंट्स डिफरेंटली एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट. हमारे पास जो डिफरेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरोफिल ए मौजूद है, क्लोरोफिल बी मौजूद है एंड कैरोटीनॉइड्स हैं. ये तीनों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइट को डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं. कैसे,
ये अब हम देखते हैं एक ग्राफ के जरिए से। यहाँ पर आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा है जो कि हमें दिखा रहा है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और साथ ही साथ कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन, यानी कि ये वाले पिगमेंट्स कौन कौन सी लाइट को किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं। अगर क्लोरोफिल ए की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो रही है और आप देख सकते हैं 430 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ है उसको सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए का पोर्शन जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है। सिमिलरली क्लोरोफिल ए में रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन आ रही है। सिमिलरली अगर क्लोरोफिल बी की बात करें तो क्लोरोफिल बी में तकरीबन 480 या 470 नैनोमीटर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक हो गया। इसी के साथ क्लोरोफिल बी के अंदर हमारे पास रेड येलो यानी कि येलो रेड लाइट की एब्जॉर्प्शन भी हो रही है। अब अगर कैरोटीनॉइड्स की बात करें तो ये ब्लू पोर्शन में भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है और साथ ही साथ ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है तकरीबन 470 नैनोमीटर की वेवलेंथ की, और एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है ग्रीन वाले पोर्शन में, यानी कि ये ग्रीन लाइट को भी किसी हद तक एब्जॉर्ब कर रहा है। और जबकि कैरोटीनॉइड्स के अंदर रेड पोर्शन में या येलो पोर्शन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं है। ठीक हो गया। होप सो आपको समझ में आया। तो अब इस ग्राफ को जिसके जरिए से हमने क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स की एब्जॉर्प्शन को शो किया है, इस ग्राफ को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? The graph which shows absorption of different wavelengths by different pigments is called absorption spectrum। यानी कि ऐसा ग्राफ जो हमारे पास डिफरेंट वेवलेंथ्स की एब्जॉर्प्शन जो है डिफरेंट पिगमेंट्स के अंदर शो करे उसको हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब यहाँ पर एक बात है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कैरोटीनॉइड्स इज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लोरोफिल्स, कि जो हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अंदर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैरोटीनॉइड्स से डिफरेंट है, यानी कि कैरोटीनॉइड्स का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम डिफरेंट है। अब आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि ये किस तरह से डिफरेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड पोर्शन के अंदर कोई भी जो है वो एब्जॉर्प्शन शो नहीं हो रही, जबकि ग्रीन पोर्शन के अंदर जो कि मोस्ट रिफ्लेक्टेड लाइट है बाय क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी वो यहाँ पर किसी हद तक एब्जॉर्ब होती दिखाई देती है। सो इस तरह से absorption spectrum of carotenoids is different from those of chlorophylls, chlorophyll A and chlorophyll B. Dear students, different wavelengths of light are not only differently absorbed but also differently effective in photosynthesis। यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट जो हैं वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में ना सिर्फ डिफरेंटली एब्जॉर्ब होती हैं बल्कि ये डिफरेंट वेवलेंथ्स डिफरेंट रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस में। किस तरह से? अब हमने एब्जॉर्प्शन जो वेवलेंथ्स की थी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का सहारा लिया था। अब इस इफेक्टिवनेस को किस तरह से मेजर करना है, किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट इन ड्राइविंग फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम। हमारे पास एक ऐसा ग्राफ मौजूद है जो डिफरेंट वेवलेंथ्स का डिफरेंट रोल, डिफरेंट इफेक्टिवनेस के एक वेवलेंथ कितना कंट्रीब्यूट कर रही है फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने में, उस इफेक्टिवनेस को जिस ग्राफ के जरिए से शो करते हैं उसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कैन वी ऑब्टेन एक्शन स्पेक्ट्रम? अब एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास एक डिवाइस मौजूद थी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब एक्शन स्पेक्ट्रम को किस तरह से गेन करना है, हमारे पास इफेक्टिवनेस किस तरह से आएगी जिसे यूज करते हुए हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इल्यूमिनेट प्लांट्स विद डिफरेंट वेवलेंथ्स और कलर्स ऑफ लाइट, यानी कि आपने डिफरेंट कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट लेनी है और उसे प्लांट्स पर डालना है। फिर क्या होगा कि देन एस्टिमेट रिलेटिव कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फिर आपने उस प्लांट के अंदर रिलेटिव कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुई है या फिर कितना ऑक्सीजन रिलीज हुआ इस प्लांट के अंदर, उस चीज को आपने एस्टिमेट करना है। अब ऐसा क्यों, ये दो फैक्टर्स क्यों? तो बेटे हमारा फर्स्ट लेक्चर रिकॉल कीजिए जिसके अंदर हमने फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन पढ़ी थी। उसके अंदर क्या था कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब इसीलिए ये दो फैक्टर्स, कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास स्टैंडर्ड बन गए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को मेजर करने का। यानी कि जिस जगह पर कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी वहां फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, या फिर जिस जगह पर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा
वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। और मजे की बात यह है कि जहां पर कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसी प्रोपोर्शन में उस जगह पर ऑक्सीजन का रिलीज भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये दोनों जो एक्टिविटीज हैं, ये दोनों जो फैक्टर्स है, कंजम्पशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, एक दूसरे से रेलिवेंट है, क्योंकि ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, फोटोसिंथेसिस को ड्राइव कर रही हैं। ठीक हो गया, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड है, ये फोटोसिंथेसिस होने की एक अलामत है। ठीक हो गया, तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को एस्टिमेट कर लेना है। जहां पर ये दोनों फैक्टर्स या इनमें से कोई भी एक फैक्टर हम मेजर कर लेंगे, जहां पर ये फैक्टर्स ज्यादा होंगे वहां पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो पता चला कि ब्लू एंड ऑरेंज रेड वेवलेंथ्स कॉज द हाईएस्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो ब्लू पोर्शन और ऑरेंज रेड वाला पोर्शन है, ऑरेंज रेड वाली वेवलेंथ्स है, वहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रहा है या फिर वहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। ये एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले TW एंजेलमैन ने डिस्कवर किया था। उनके वर्क को हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे कि उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया। फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो इफेक्टिवनेस को, रिलेटिव इफेक्टिवनेस को बताता है वेवलेंथ्स की, और ये किस तरह से होता है, प्लांट्स पर लाइट डालेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की कंजम्पशन या फिर ऑक्सीजन का रिलीज मेजर करेंगे। जहां पर ये दोनों फैक्टर्स ज्यादा आएंगे वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी, और उस पोर्शन वाली जो लाइट होगी वो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक हो गया। कंपैरिजन ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। डियर स्टूडेंट्स, हम देख चुके कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और एक्शन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। अब हमने इन दोनों स्पेक्ट्रम्स को कंपेयर करना है कि एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम के दरमियान क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, here we have absorption spectrum and this is action spectrum of photosynthesis। अब गौर करने पे पता चलता है कि हमारे पास जो क्लोरोफिल्स का, मैं क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B की बात कर रही हूँ, कैरोटीनॉइड्स की बात नहीं कर रही। तो क्लोरोफिल्स A और क्लोरोफिल B का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो सिमिलर है टू द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैसे? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप गौर करें तो आप देख सकते हैं कि क्लोरोफिल A के अंदर 2 पीक्स हैं और 1 वैली है। इसी तरह से क्लोरोफिल B के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर भी हमारे पास 2 पीक्स मौजूद है और 1 वैली मौजूद है। ठीक हो गया। अब चलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ। अब एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर भी 2 पीक्स और हमारे पास 1 वैली मौजूद है। ठीक हो गया, यानी कि क्लोरोफिल्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर 2 पीक्स 1 वैली है। इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास 2 पीक्स और 1 वैली है, जो कि बताता है कि इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटी मौजूद है। और ये सिमिलैरिटी क्या शो करती है कि क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो लाइट क्लोरोफिल्स A एंड क्लोरोफिल B एब्जॉर्ब कर रहे हैं वही मेन रोल प्ले करती है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के अंदर। ठीक हो गया। यहां से पता चलता है कि क्लोरोफिल इज द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अब ये दोनों ग्राफ्स किसी हद तक सिमिलर तो हैं, लेकिन हमारे पास ये एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है। कैसे? अब आप गौर करें तो अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स की बात करें तो इनकी जो विड्थ है वो कम है, जबकि फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम की जो विड्थ है, एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स की जो विड्थ है वो हमारे पास ज्यादा है एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल। सिमिलरली इसकी जो हमारे पास वैली है वो नैरो है और जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैली है वो क्या है, ब्रॉड है। तो पता चला कि हमारे पास एक्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक्स हैं वो ब्रॉडर है एज कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एंड वैली ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम इज नैरोअर एज कंपेयर टू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल्स। अभी तक हमने कैरोटीनॉइड्स की बात नहीं की। ओके, ये माइंड में रखना है आपने। तो बेटे अब ऐसा क्यों है, ये डिफरेंस कहाँ से राइज हुआ? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीक्स के ब्रॉडर और वैली के नैरोअर होने का मतलब क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ब्रॉडर होने का मतलब यानी कि पीक्स के ब्रॉडर और वैली के नैरोअर होने का मतलब है कि इस पोर्शन के अंदर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में ज्यादा है, यानी कि एक पोर्शन में लाइट जिस क्वांटिटी या जिस प्रोपोर्शन में एब्जॉर्ब होती है
उसी पोर्शन के अंदर वही वाली लाइट जो एब्जॉर्ब हुई है अपनी ही एब्जॉर्प्शन के मुकाबले में ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक हो गया। अब सिमिलरली अगर हम ब्लू पोर्शन की बात करें तो यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जो पीक है वो नैरोअर है, जिसका मतलब ये है कि इस पोर्शन के अंदर ब्लू लाइट की एब्जॉर्प्शन इज लेस देन द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट ब्लू लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक हो गया। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि किसी भी स्पेसिफिक लाइट की, फॉर एग्जांपल ब्लू लाइट की एब्जॉर्प्शन जो है वो लेस होगी इस लाइट की इफेक्टिवनेस के मुकाबले में। डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपली कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इन द मोस्ट एब्जॉर्ब्ड रेंज इज मोर देन द एब्जॉर्प्शन इटसेल्फ। क्यों? अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे पास लाइट की एब्जॉर्प्शन जो है वो अपनी इफेक्टिवनेस से कम होती है, यानी कि लाइट जितनी एब्जॉर्ब होती है उससे ज्यादा इफेक्टिव कैसे होती है। तो डियर स्टूडेंट, इसकी वजह जो है वो एक्सेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जिन्हें हम कैरोटीनाइड्स कहते हैं। अब हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था कि हमारे पास जो ग्रीन लाइट है वो क्लोरोफिल्स में एब्जॉर्ब नहीं हो रही। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ग्रीन लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जबकि कैरोटीनाइड्स जो थे वो हमारे पास ग्रीन लाइट को किसी हद तक एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब इस ग्रीन लाइट ने हमारे पास कैरोटीनाइड्स में क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है, और फिर ये कैरोटीनाइड्स क्या करेंगे, इस ग्रीन लाइट को आगे ट्रांसफर कर देंगे क्लोरोफिल बी के पास, और फिर ये लाइट सफर करते हुए क्लोरोफिल बी से चली जाएगी क्लोरोफिल ए के अंदर। अब क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ने डायरेक्टली ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं की, लेकिन कैरोटीनाइड्स के जरिए से ग्रीन लाइट क्लोरोफिल बी से फिर क्लोरोफिल ए में पहुंची, और इसी तरह से ये ग्रीन लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के जरिए से क्या हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमारे पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के पास जो है वो ग्रीन लाइट का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं था, ग्रीन लाइट में कोई पीक शो नहीं हो रही थी क्लोरोफिल्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, जबकि एक्शन स्पेक्ट्रम में वो पीक जो थी वो ब्रॉडर थी। एक्शन स्पेक्ट्रम में पीक ब्रॉडर क्यों थी, क्योंकि कैरोटीनाइड्स ने इस ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल बी के पास फिर क्लोरोफिल ए के पास भेजा और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिसका मतलब है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हुई, जिसका मतलब है एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक जो है वो ब्रॉडर होगी और वैली जो है वो नैरोअर होगी। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। और डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कीजिए, हम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।